चलिए 31 नंबर प्रश्न से आज आगे देखते हैं। ठीक है। लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तारककाय। कौन होता है? तारककाय। तारककाय जो होता है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारककाय लगभग सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारककाय क्या होता है? सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारककाय। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारककाय पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक। ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। ताराकाय के अंदर कितनी रचना होती है? तो एक या दो कण जैसी रचना होती है। एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं। ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना क्या कहते हैं? तो सेंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन किसका निर्माण करता है? तो ध्रुव का निर्माण करता है। ताराकाय की खोज कौन किया था? तो बोबड़ी ने किया। ताराकाय की खोज कौन किया था? तो बोबड़ी ने किया। ताराकाय की खोज कौन किया था? बोबड़ी ने किया था। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। काय की खोज कौन किया था? बोबड़ी ने किया था। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान को बनाए रखने में, कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका को आकृति और आकार बनाए रखने में मदद करता है। आकृति और आकार बनाए रखने में कौन मदद करता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या करता है? आकृति और आकार बनाए रखने में मदद करता है। इस किस चीज़ का बना होता है कोशिका भित्ति? तो सेलुलोज का बना होता है। तारककाय की खोज कौन किया था? तो बोबड़ी ने किया था। तारककाय कितने कणों को होते हैं? एक या दो कणों जैसे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोल कहते हैं। लवक के प्रकार। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। कौन कौन? हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णिक लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णिक लवक। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इनमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम किसमें पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वर्णिक लवक और वर्णिक लवक। हरित लवक क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। वर्णिक लवक, वर्णिक लवक कैसा होता है? लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे कहाँ फूल, पुष्प, फल, भांति आदि में पाया जाता है। अवर्णिक लवक रंगीन होता है। अवर्णिक लवक कैसा होता है? रंगीन लवक होता है। ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है, जैसे जड़, भूमि, तना। अवर्णिक लवक कहाँ पाया जाता है? जैसे कि जड़ वाला भाग में, जो सूर्य का प्रकाश जो ग्रहण नहीं कर सके। जबकि वर्णिक लवक क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। वर्णिक लवक क्या होता है? जैसे फूल हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, ये सब वाला वर्णिक लवक कहा जाता है। रसधानी कोशिका का निर्जीव रचना है। रसधानी क्या है? कोशिका का निर्जीव रचना कौन है? तो रसधानी है। यह एकल कोशिका से आवृत्ति होता है। इसमें क्या होता है? एकल कोशिका, एकल झिल्ली होता है। एकल झिल्ली की आवृत्ति होती है, जिसे टेनोप्लास्ट कहते हैं। टेनोप्लास्ट किसको कहते हैं? एकल झिल्ली को टेनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में ये अनेक एवं छोटे होते हैं, परंतु पादप कोशिका में ये कोशिका 90% स्थान घेरता है। पादप कोशिका में कितना स्थान घेरता है? 90%। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटी होती है। 32 नंबर देखेंगे, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। बहुविभाजन। ठीक। बहुविभाजन होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? तो बहुविभाजन द्वारा जनन होता है। बहुविभाजन द्वारा जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन क्या है? बहुविभाजन द्वारा जनन, जिसमें एक ही जनक कोशिका पाई जाती। कोशिका में कई संतान कोशिका उत्पन्न होते हैं। बहुविभाजन द्वारा जनन कौन कौन करता है? तो एस्ट्रो कलाई करता है और कोलेंडियन। ये सभी नहीं पूछा जाएगा तो याद नहीं रखिएगा। ठीक। मुकुलन क्या है? मुकुलन क्या है? इस विधि में एक ही स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण कली या बाह्य मार्ग से नया जीवन बनता है। ये इसका परिभाषा नहीं पूछता, सिर्फ ये उदाहरण इनका याद रखिएगा। मुकुलन का उदाहरण कौन है? तो खमीर है। मुकुलन का उदाहरण कौन है? खमीर है, जेलीफिश है और हाइड्रा है। मुकुलन का उदाहरण कौन है? खमीर, जेलीफिश और हाइड्रा। द्विविभाजन क्या है? इसका ये मत याद रखिएगा परिभाषा। इसका भी उदाहरण याद रखिएगा। अमीबा हो जाएगा, परमेसियम हो जाएगा। पुनर्जनन क्या है? पुनर्जनन क्या होता है? जैसे कि कोई भी जीव हो गया उनका, जैसे कि छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर उनका पूंछ आ जाता है, यही हो गया पुनर्जनन। ठीक। तो इन प्रक्रिया में कुछ जीवों खोए हुए या कटे हुए शरीर का अंग पुनर्स्थापित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। जैसे छिपकली हो गया, तारा मछली हो गया, ये सभी पुनर्जनन का उदाहरण है। उदाहरण से ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन पुनर्जनन का उदाहरण है, तो आप लोग टिक करना होगा। 33 नंबर है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतान में अनुवांशिक स्थिति कैसे सुनिश्चित करता है? तो अनुवांशिक स्थिति कैसे सुनिश्चित करेगा?
तो ये करता है। हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरण कारकों के कारण आनुवंशिक उत्पत्ति, पर्यावरण के कारण क्या होता है, आनुवंशिक उत्पत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतान में आनुवंशिक स्थिरता मुकुलन में पर्यावरण कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन जैमेट के द्वारा होता है, युग्मक जिसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है युग्मक। लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा, लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। सरीसृप क्या है, सरीसृप क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया इनमें से क्या होगा, लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है, आनुवंशिकी कारकों पर। ठीक, कुछ सरीसृप जो है लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से करते हैं, जैसे निर्भर करता है, जैसे हो गया आपका करता है। यह देखा गया कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। इनकी शरीर की शुष्क और क्या होता है, त्वचा से ढका रहता है। इनका क्या होता है, त्वचा से ढका रहता है, त्वचा रुकी होती है, ये सभी नहीं पूछेगा। केरोटीन के बाद त्वचा होता है। हृदय क्या होता है, सरीसृप का 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। हृदय कितना प्रकोष्ठ का बना होता है, सरीसृप का 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। लेकिन मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ का 4 प्रकोष्ठ है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगरमच्छ का हृदय कितना कोष्ठ का होता है, 4 कोष्ठ का, लेकिन सरीसृप का कितना होता है, 3 कोष्ठ का होता है। लाल रुधिर कणिका पाई जाती है, इसमें क्या होता है, सरीसृप में लाल रुधिर कणिका पाई, पूछेगा सरीसृप में लाल रुधिर कणिका पाई जाती है, तो कहिएगा यहाँ। सरीसृप का हृदय कितना कक्ष का होता है, 3 कक्ष का होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का 4 कक्षीय होता है। ये अंडा सर्जन करता है, क्या करता है, अंडा सर्जन करता है। निषेचन क्या होता है, आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है इसका। 35 नंबर है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, बच्चा खेल रहा है, बच्चा जो है खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, क्या हो रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है, क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान क्या होगा, जैसे कि खेल रहा होगा, होगा शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ संधि होगा, होगा जहाँ शब्द आ जाएगा वहाँ संदिग्ध हो जाएगा। आसान भूत जहाँ होगा, भूत कहाँ होगा, खेलेगा, खेला था, ये सब बात हो जाएगा, था वाला बात हो जाएगा तो भूत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब सिंपल चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। 36 नंबर में स्वागत में उपसर्ग बताए। स्वागत उपसर्ग क्या होता है, आगे वाला चीज़ को उपसर्ग, पीछे वाला चीज़ को प्रत्यय कहते हैं। तो स्वागत में सु हो गया, स्वागत ऐसे लिखा जाता है, सु जोड़ आगत, तो आप लोग को पता होगा। ठीक, इस समय तो उतना कुछ है नहीं, तो आप लोग जानते होंगे। 37 नंबर है, वाक्यांश बताए, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, अविश्वास नहीं कहते हैं। और संगत विकल्प, बिना सोचे समझे विचार किया गया विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और विश्वास में क्या होगा, अंधविश्वास का उपयोग किया जाता है, अंधविश्वास हो जाएगा। बिना सोचा समझा किया गया काम क्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। गाय को पालने वाला गोपाल कहते हैं, सही है। गोद लिया गया पुत्र दंतक, किया गया उपकार को कृतज्ञ कहते हैं। ये सभी सिंपल है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। सदैव रहने वाला शाश्वत, सदैव रहने वाला शाश्वत। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसर्ग। नष्ट होने वाला नाश्वर, नष्ट होने वाला नाश्वर। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जंगल में लगने वाला आग दवा नल। गुरु के सिमरन अंतर्वेशी। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो पहले पढ़ा ना गया अपठित। ये सभी जानते होंगे। ठीक है, 38 नंबर है, गुजरात के नवीन काप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। नवीन को कहा जाता है माटा, और पुरानी का क्या कहा जाता है, पुरानी को कहा जाता है गुजराती में गेडू, क्या कहता है, गोडू। नवीन मृदा को क्या कहता है, माटा, और पुरानी मृदा क्या कहते हैं, गोडू, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, मिट्टी एक प्रकार का बहुमुखी प्राकृतिक साधन है। कैसा साधन है, तो प्राकृतिक साधन है। क्या बहुमूल्य प्राकृतिक साधन है। मृदा का सॉइल शब्द का उत्पत्ति भौतिक भाषा से हुआ, किस भाषा से, भौतिक भाषा। ये सब सोलम से हुआ, मिट्टी का नाम जो पड़ा है भौतिक भाषा से पड़ा है। भारत में मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं।
एक नंबर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग में पाया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी कितना परसेंट भाग में पाया जाता है? 40% में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और फास्फोरस अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व की प्रचुर होती है। फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सभी की प्रचुरता, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमरस क्या होता है? कम होता है। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होता है? नाइट्रोजन और ह्यूमरस का। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर इसे बांगर और खादर में विभाजित किया गया। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी को किस भाग में विभाजित किया गया? तो बांगर और खादर के रूप में। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़, प्राचीन को जलोढ़, नई नवीन को खादर। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर। सोचिए, सुन देखो, ब की कब आता है? तो बाद में आता है, तो प्राचीन हो गया तो पुराना हो गया। और नवीन क्या आता है? ख पहले आता है तो ये हो गया नवीन। ठीक है, इस तरीक़ा से याद रखें, नवीन को खादर, प्राचीन को बांगर। काली मृदा। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखीय विस्फोट से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखीय विस्फोट से हुआ है। भारत लावा ठंडा होने का ऊपरी विशाल चट्टान के अपक्षय से यहाँ प्रदंत हुआ है। काली मिट्टी में लोहा, चूना व एल्युमिनियम, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, जबकि नाइट्रोजन और पोटास कम मात्रा में होता है। काली मिट्टी में लावा मिट्टी, चारनोज मिट्टी या काली कपसी मिट्टी के नाम जाता है। काली मिट्टी क्या क्या नाम से जानते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। पूछेगा लावा मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। चारनोज मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। काली कपासी मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी। काली मिट्टी श्वेता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी। ठीक। लाल मिट्टी या जल निर्माण जलवायु परिवर्तन परिणाम स्वरूप हुआ है। ये सभी नहीं पूछेगा, लेकिन लाल मिट्टी में किसका मात्रा सबसे ज़्यादा होता है? तो लो ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होता है। किसका मात्रा सबसे अधिक होता है? लो ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होता है। इस मिट्टी में लाल और पीले मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी क्या कहा जाता है? लाल या पीली मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है तो याद रखिएगा, लाल और पीली मिट्टी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी किसमें होती है? लाल मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी क्या होता है? ये मिट्टी मुख्यतः प्रायद्वीप भारत के पठारों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। 2 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले में चूना सिल्का के, ये सभी ने पूछेगा। लेटराइट मिट्टी के रूप में ईंट जैसा होता है। लेटराइट मिट्टी स्वरूप में क्या होता है? ईंट जैसा होता है। ये इस मिट्टी में लो ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी को बनिया मृदा भी कहा जाता है। क्या कहता है? बनिया मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा हिमालय के तटीय भाग 2700 से 3000 ऊंचाई भाग में पाई। बनिया मिट्टी के फास्फोरस चूना शुष्क होता है। ठीक। शुष्क मृदा मनुष्य, यह चूना अर्ध शुष्क या ऊपरी सिंधु घाटी के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमरस व जैव पदार्थ की कम मात्रा होती है। लवणीय होती है, ये सभी उतना नहीं पूछता है। ठीक। लवणीय क्षेत्रीय मिट्टी या अनेक अंतर्गत मिट्टी क्या आते हैं? सिर्फ याद रखिएगा कितना प्रकार की मिट्टी पाए। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बाकी इतना याद नहीं रखना है। कितना याद रखिएगा, सिर्फ एक एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम की प्रचुर, कपास मिट्टी के लवणीय, कपास, पोटास प्रचुर होता है। पीट एवं दलदली मिट्टी इसके लिए अत्यंत आर्द्रता होते दर्शाया जाता है। बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जमाव के कारण होता है। इस मिट्टी के तलीय जमाव के कारण क्षेत्र पर इस मिट्टी की घुलनशील लवण प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस, पोटास का अभाव होता है। ठीक। तो ये तो करेंट अफेयर क्वेश्चन है। 39 नंबर जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो याद आपको नहीं करना होगा। ठीक। इसमें जो पॉइंट दिया गया नीचे देखिएगा, तो पॉइंट दिया गया है ओएनजीसी का स्थापना कब किया गया था। ओएनजीसी का स्थापना जो किया गया था 14 अगस्त 1956 को। यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया, तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी बार देखते हैं एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओएनजीसी का स्थापना कहाँ किया गया। तो 1956 में किया गया, 14 अगस्त 1956 में। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो याद रखिएगा। ओएनजीसी भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून है, देहरादून उत्तराखंड। ओएनजीसी पूरे नाम क्या है? ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक, याद रखिएगा ये। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। ओएनजीसी का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। ओएनजीसी कैसा कंपनी है? तो महारत्न कंपनी। ओएनजीसी कैसा कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। ठीक, ये सब याद रहेगा ना। पवन हंस का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। अगर पूछ देगा पवन हंस का स्थापना कब हुआ था? 1985 से। भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस कैसा है? भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी कौन है? तो पवन हंस कंपनी। स्थापना कब हुआ? 1985 में। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ? ओएनजीसी का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। ये सरकार, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। ओएनजीसी का पुराना नाम क्या है? ऑल
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। ओएनजीसी कैसा कंपनी? महारत्न कंपनी। पवन हंस का स्थापना 1985 ईस्वी में। ये भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कंपनी है। 40 नंबर है। 2011 की जनगणना के भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। कितना? बिहार पहला नंबर पर है। कितना? 1106। यहाँ पर लिखा गया 1106। ये भी पूछा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका 21 तारीख को शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना जो 10 वर्ष में किया जाता है, ठीक। जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व किस राज्य का? ये भी पूछा जाता है। न्यूनतम घनत्व किस राज्य का है? न्यूनतम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति है, जबकि बिहार में 1106 है। दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। डब्ल्यू सी फ्लेडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। तो फ्लेडेन कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन? फ्लेडेन। रिपन क्या किए थे? रिपन यहाँ देखिए, रिपन क्या किए थे? तो रिपन किए थे नियमित रूप से जनगणना, लेकिन मेयो क्या किए थे? शुरू करवाए थे। कब? 1872 में। रिपन क्या किए थे? नियमित 10 वर्ष के बाद जनगणना। भारत की जनसंख्या जो है 17% जनसंख्या निवास करती है। भारत में कितना % जनसंख्या निवास करती है? 17%। नागालैंड देश एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर की जगह क्या हुआ? नकारात्मक रहा। नागालैंड में क्या हुआ था? वृद्धि की जगह क्या हुआ? घट गया था जनसंख्या, ठीक। 1921 में जनगणना का वृहत्तम विभाजन वर्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनसंख्या का विभाजन वर्ष कब कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। 1951 में जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। वृद्धि कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 10 की वृद्धि में सबसे पहला राज्य कौन है? तो 3 राज्य, मेघालय याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा और बिहार याद रखिएगा। न्यूनतम वृद्धि में नागालैंड, केरल और गोवा, ठीक। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक। तो आगे आप लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि 43 नंबर क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ और 42 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में युद्ध अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास का वीडियो आज डाल दूंगा, ठीक। उसके बाद 42 नंबर में करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर से अभी तो पुराना करेंट अफेयर है, तो इसी कारण से नहीं करवाऊँगा। उसके बाद 44 नंबर से कल आएगा, ठीक।